नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एक ऐसा चैनल जिसमें आपको सही, सटीक और परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें तथ्य और अवधारणा दोनों को एक संतुलित तरीके से शामिल करने का प्रयास किया जाता है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, सभी के लिए एक संतुलित और सटीक जानकारी आपको इस सीरीज़ में प्रदान की जाएगी, जिसमें अभी वर्तमान में आधुनिक भारत का इतिहास, जिससे सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाने की प्रायिकता रहती है, उसको हम जारी रखे हुए हैं। तो हमने अपनी इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस में यूरोपियों का आगमन, पुर्तगालियों का आगमन और उसके बाद डचों का आगमन देखा, और डचों के आगमन के बाद आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स का आगमन या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1599 में स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से शुरू होता है। दरअसल 1588 में ब्रिटिश आर्मेडा ने या ब्रिटिश नौसेना ने स्पेनिश नौसेना को पराजित किया, जिससे अंग्रेज़ों की जो नौसैनिक शक्ति थी उसकी जो क्षमता है वो स्थापित हुई, और फिर उन्होंने समुद्री मार्गों के माध्यम से पूर्वी देशों में व्यापार करने का सोचा। इसी क्रम में 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। यहाँ ध्यान रहे कि कहीं 1600 ईस्वी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का समय मिलता है। तो 1599 या 1600 दोनों को आप याद रखेंगे, दोनों में से कोई भी आ जाए आप आंसर को मार्क कर देंगे। तो 1599 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इसके बाद ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा 1600 ईस्वी में पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया जाता है, लेकिन इस एकाधिकार की एक समय सीमा क्वीन के द्वारा निश्चित की जाती है, वो थी 15 साल। यानी कि 15 साल तक आपको व्यापार करने की अनुमति दी जाती है पूर्वी देशों के साथ। लेकिन आगे चल के 1609 में जेम्स द्वितीय जो ब्रिटिश शासक बनता है, तो वो पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार एक अनिश्चित समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। इसके बाद भारत में जो व्यापारिक विस्तार है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो होता है जिसे हम क्रम से एक व्यवस्थित तरीके से डेट और तथ्यों के और साथ में कंसेप्ट को मिलाकर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पढ़ते हैं। पहली, देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के बाद उन्होंने जो पहली व्यापारिक कोठी है अपनी, वो खोली 1608 में सूरत में। लेकिन इसकी जो स्वीकृति है वो जहांगीर से नहीं मिल पाती है। हालांकि कैप्टन हॉकिंस जो जहांगीर के दरबार में जाते हैं, और साथ में याद रखना कि ये पहले अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज या ब्रिटिशर्स थे जो जहांगीर के दरबार में जाते हैं। तो जहांगीर में के दरबार में पहुंचने वाला पहला ब्रिटिश या अंग्रेज वो कौन बनता है? कैप्टन हॉकिंस। जो किस लिए जाता है? जो जाता है भाई अंग्रेजों की तरफ से उनके व्यापार के लिए जहांगीर या मुगल बादशाह से व्यापारिक स्वीकृति लेने के लिए, लेकिन ये व्यापारिक स्वीकृति नहीं मिल पाती है। इसके बाद 1613 में जहांगीर अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने की स्वीकृति दे देता है, जिससे स्थायी व्यापारिक कोठी की स्थापना 1613 में हो जाती है। तो अगर कभी प्रश्न आए कि अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली गई? सूरत में खोली गई। लेकिन अगर कभी प्रश्न आए कि प्रथम दक्षिण पूर्वी भारत में या दक्षिण भारत में, दोनों में से कोई भी शब्द आ जाए, प्रथम दक्षिण भारत में या दक्षिण पूर्वी भारत में व्यापारिक कोठी की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब की गई और कहां की गई? तो कब की गई? तो 1611 में की जाती है, और कहां की जाती है? वो है मछलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो पहली व्यापारिक कोठी सूरत में, लेकिन दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में पहली व्यापारिक कोठी
मसूलीपट्टनम में 1611 में की जाती है। इसके बाद 1633 में जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की जाती है, जो कि कहाँ की जाती है, बालासोर उड़ीसा में। तो तीनों में आपको अंतर समझने की जरूरत है। पहली व्यापारिक कोठी सूरत में, लेकिन दक्षिण भारत या दक्षिण पूर्वी भारत में पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में। और वही क्वेश्चन आ जाए आपका कि पूर्वी भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ की जाती है, तो वो है बालासोर उड़ीसा में, जो कब, 1633 में। तो याद रखेंगे तीनों जो डेट है और स्थान है, सूरत में, और 1611 में मसूलीपट्टनम में, और 1633 में बालासोर में, पूर्वी भारत में। ठीक है, याद रखना है यहाँ पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत या दक्षिण भारत। ठीक है, इसके बाद 1639 में चंद्रगिरी के शासक या राजा के द्वारा फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज मद्रास नामक एक गांव हुआ करता था, उसको प्राप्त करता है और आगे चल के उसी गांव को मद्रास शहर या मद्रास नगर के रूप में स्थापित करता है। तो मद्रास का संस्थापक होने का श्रेय फ्रांसिस डे को मिल जाता है। तो कभी प्रश्न आए कि मद्रास की स्थापना किसने की, फ्रांसिस डे ने। और अगर समय पूछ लिया जाए कब की, तो 1639 में। तो यहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक विस्तार है वो यहां हो जाता है। इसके बाद 1668 में बंबई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक निजी कंपनी थी, वो ब्रिटिश सरकार से प्राप्त करती है एक निश्चित शुल्क जो प्रदान करके। अब आप कहेंगे कि बंबई तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से प्राप्त हुआ था ब्रिटिश को। तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था और मैं अभी एक बार बता देता हूं कि 1661 में ब्रिटिश राजकुमार का विवाह है किससे हो जाता है, पुर्तगाली राजकुमारी से। पुर्तगाली राजकुमारी से किसका विवाह होता है, ब्रिटिश राजकुमार का, जिससे दहेज के स्वरूप 1661 में बंबई ब्रिटिश सरकार को प्राप्त होता है, ब्रिटिश कंपनी को नहीं, ब्रिटिश सरकार को प्राप्त होता है। और फिर ब्रिटिश सरकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त होता है बंबई कब, 1668 में। ये वैसे ही बात है कि ब्रिटिश सरकार, जैसे हम कहें कि वर्तमान में भारत सरकार और एक निजी कंपनी जैसे रिलायंस, दोनों अलग अलग हैं। तो भारत सरकार रिलायंस कंपनी को कोई क्षेत्र किराए पर दे दे, ये वैसे ही बात है। ठीक है, इसके बाद 1698 में जॉब चारनाक के द्वारा जो बंगाल के नवाब थे उस समय, अजीम उशान, कौन, अजीम उशान, बंगाल के नवाब अजीम उशान से 3 गांवों को प्राप्त करता है जॉब चारनाक। और वो 3 गांव थे सुतानाटी, मैं यहां लिख देता हूं, सुतानाटी ये गांव थे, गोविंदपुर और कलिकाता या कोलिकाता, कलिकाता या कालीघाट, बेसिकली जो कलकत्ता या कोलकाता है वर्तमान का, जहां काली की पूजा करने की वजह से कालिकाता, कलिकाता, कोलिकाता नाम पड़ा। तो कलिकाता या कोलिकाता, ये तीनों गांव अजीम उशान से जॉब चारनाक नामक ब्रिटिश प्राप्त करता है और इन तीनों गांवों को मिलाकर के कलकत्ता नगर की नींव पड़ती है। तो कलकत्ता नगर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, जॉब चारनाक के द्वारा। कब की जाती है, 1698 में। और यहीं जॉब चारनाक यहीं एक बस्ती या एक किलेबंद संरचना या किलेबंद कोठी की स्थापना करता है, जिसका नाम होता है फोर्ट विलियम। फोर्ट मतलब किला। तो कलकत्ता नगर में जो बस्ती थी उसको एक किलेबंद संरचना मतलब जहां एक सुरक्षा दीवार हो, साथ में सुरक्षा के लिए सैनिक हो, एक ऐसी संरचना का निर्माण करता है जिसे फोर्ट विलियम कहा जाता है। तो कभी प्रश्न आ जाए कि भाई फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की, तो जॉब चारनाक ने। या फोर्ट विलियम कलकत्ता की स्थापना किसने की, जॉब चारनाक ने। कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की, जॉब चारनाक ने। और समय पूछ लिया जाए कि फोर्ट विलियम की स्थापना कब की, तो 1698 में।
फोर्ट विलियम, अगर प्रश्न आ जाए कहां है तो फोर्ट विलियम कहां है, कलकत्ता में। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न अगर आ जाए तो आप मार्क कर देंगे। इसके बाद, और हाँ, एक अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए कि भाई कलकत्ता की स्थापना किस शासक से या किस नवाब से गांव को प्राप्त करके की, तो किस शासक से या किस नवाब से, वो था अजीम उशान से। और किन गांवों को मिला करके कलकत्ता की स्थापना हुई, तो सुतानाटी, गोविंदपुर और कलिकाता या कोलिकाता या कालीघाट भी कही आ जाता है, तो कालीघाट, तीनों गांवों को मिला करके। ठीक है, इसके बाद 1698 के बाद 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल बादशाह फर्रुखसियर से एक महाअधिकार प्राप्त करते हैं, जिसे मैग्ना कार्टा, कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, महाअधिकार पत्र। महाअधिकार पत्र मतलब एक ऐसा शाही फरमान है, एक ऐसा शाही अधिकार आदेश जिसने एक विस्तृत, एक बड़े स्तर पर अधिकार प्रदान किए हो। अब इसकी कहानी को समझ लेते हैं। इसकी कहानी को समझने से पहले एक बात जो मैं कहना भूल गया था, वो है कि इस जो फोर्ट विलियम है, इस फोर्ट विलियम का शासन प्रशासन देखने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसे प्रेसिडेंट कहा गया, या फोर्ट विलियम कलकत्ता का प्रेसिडेंट कहा गया, या कलकत्ता प्रेसिडेंसी का प्रेसिडेंट कहा गया। वो प्रेसिडेंट सबसे पहले बनाए जाते हैं किसको, चार्ल्स आयर को। किसको, चार्ल्स आयर। तो चार्ल्स आयर का नाम याद रखना। तो अगर कभी आ जाए कि फोर्ट विलियम कलकत्ता के प्रथम प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, चार्ल्स आयर को बनाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए, अब इसकी कहानी, जो मैग्ना कार्टा की कहानी है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। दरअसल क्या है, 1717 में फर्रुखसियर जो मुगल बादशाह हुआ करते थे 1717 में, वो बीमार पड़ जाते हैं और उनकी बीमारी का इलाज करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी को भेजा जाता है, जिसका नाम था हैमिल्टन। डॉक्टर थे, हैमिल्टन नाम के डॉक्टर को ब्रिटिश कंपनी की तरफ से इलाज के लिए भेजा जाता है, और हैमिल्टन फर्रुखसियर भाई साहब का इलाज कर देता है, जिससे फर्रुखसियर क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। मुगल बादशाह है, जब खुश हो जाता है तो खुशी स्वरूप फिर अंग्रेज कुछ डिमांड रखते हैं, और वो डिमांड क्या रखते हैं, वो रखते हैं बंगाल में व्यापार करने का अधिकार। और वो व्यापार करने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखसियर के द्वारा दे दिया जाता है, पूरे बंगाल में मुक्त व्यापार करने का अधिकार। दरअसल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम एक वार्षिक तौर पर एक राशि आपको, एक शुल्क आपको देंगे, और हमें पूरे बंगाल में व्यापार करने का एक मुक्त अधिकार या मुक्त व्यापार का एक अधिकार प्रदान किया जाए। और फर्रुखसियर के द्वारा ये अधिकार प्रदान कर दिया जाता है एक शाही फरमान जारी करके। तो उस शाही फरमान को क्या कहते हैं, महाअधिकार पत्र। एक ऐसा अधिकार, एक ऐसा बड़ा अधिकार जो किसको प्राप्त हुआ, कंपनी को, जिसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। जैसे आगे चल के जब वुड डिस्पैच पढ़ेंगे आप, या वुड घोषणा पत्र पढ़ेंगे, उसे भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लेकिन अभी कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा है। कंपनी का मैग्ना कार्टा कौन हो गया, 1717 में फर्रुखसियर, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा जारी शाही फरमान को क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा कंपनी का कब, 1717 में आया। किसने जारी किया, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा। जिसमें क्या कहा गया, जिसमें बंगाल में मुक्त व्यापार करने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया जाता है। इसके साथ एक अधिकार और प्रदान किया जाता है, वो है ब्रिटिश कंपनी जो स्वर्ण, जो मुद्राएं हैं, जो मुद्राएं जारी करती थी, उसको बंगाल में स्वीकृति प्रदान की गई। तो जो ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जारी मुद्राएं हैं, उनको बंगाल में जो स्वीकृति है या उन्हें स्वीकार करने का जो अधिकार है, वो भी प्रदान कर दिया जाता है। इसके बाद आगे चल के इनका आपसी संघर्ष होता है, किससे, डचों से और फ्रांसीसियों से। चूंकि आपको पता है कि पुर्तगाली जो साम्राज्य है वो लगातार कमजोर होते चले जा रहे थे। इसके बाद आगे चल के डेनिश भी आते हैं, तो डेनिश भी कमजोर पड़ जाते हैं और अपनी कंपनियों को या अपनी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों को बेच करके
धीरे धीरे करके चले जाते हैं। अब बच जाते हैं कौन, वो बच जाते हैं डच और फ्रांसीसी। तो डच और फ्रांसीसियों से आगे चल के लगातार संघर्ष होता है, जैसे हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। फ्रांसीसियों के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भारत में होता है, उसमें देखेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि डचों से संघर्ष होता है, किसका, ब्रिटिश का, और साथ में फ्रांसीसियों से, जिसमें 1759 का बेदरा का युद्ध जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश डचों को हरा करके उनका पतन कर देते हैं। और 22 जनवरी 1760 के बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को भी पराजित करके, जो कर्नाटक युद्ध का तृतीय युद्ध था, उसमें फ्रांसीसियों को पराजित करके, जिस युद्ध को नाम क्या दिया गया, वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास के युद्ध के बाद लगातार फ्रांसीसियों का भी पतन हो जाता है। अब पुर्तगाली हो, डच हो, डेनिश हो, फ्रांसीसी, इस सभी का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और यहाँ जो अधिकार है, एकाधिकार है या व्यापार करने का जो अधिकार है, वो किसके पास चला जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, क्योंकि सभी पराजित हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं ब्रिटिश कंपनी के सामने। और फिर लगातार धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार होता है, जिसमें चाहे मैसूर हो, कर्नाटक हो, हैदराबाद के निज़ाम हो, मराठा हो या मुगल हो, इन सब पे धीरे धीरे करके अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर लेती है। उसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो भारत में यूरोपियों के आगमन में आते हैं, वो आते हैं डैन या डेनिस। तो डैन या डेनिस को पढ़ लेते हैं, और डेनिस के बाद फ्रांसीसी, और इसके बाद फिर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भारत में देखेंगे। ठीक है, तो डेनिस को पढ़ लेते हैं, रब कर लेते हैं बोर्ड को पहले। दरअसल डेनिस है, उनका आगमन 1616 में डेनिस जो कंपनी है, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी स्थापना के साथ होता है। और भारत में जो पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना डेनिसों के द्वारा ट्रंकोबार में, या याद रखना ये त्रावणकोर नहीं है, ट्रंकोबार में 1619-20 में की जाती है। तो डेनिस के बारे में 2 से 3 बातें याद रखना है आपको, और इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। पहली बात क्या है कि डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी या डेनिस कंपनी की स्थापना कब होती है, तो ये 1616 में डेनिस कंपनी की स्थापना होती है और भारत आते हैं। इसके बाद यह भारत में ये पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना प्रथम व्यापारिक कोठी को ही फैक्ट्री कहा जाता था। दरअसल व्यापारिक कोठी हो, फैक्ट्री हो, बस्ती हो, ये सब एक ही सब थे एक चीज के लिए। दरअसल क्या है, एक कंपनियां आती थी और वहां पे क्या करती थी, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे इन्होंने एक गोदाम बना दिए जहाँ पे वस्तुओं को खरीद करके रखते थे और फिर यहाँ से यूरोप में जाके बेचते थे। तो यहाँ पे गोदाम बना दिया, फिर यही साथ में इनका एक ऑफिस भी हो गया, ऑफिस। और साथ में जो कंपनी के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं या सैनिक हैं, उनके रहने के लिए ये यहाँ पे क्वार्टर्स या बस्तियां हुआ करती थी। तो यहाँ निवास स्थान हुआ करता था कर्मचारियों का। और इस पूरी संरचना को एक ऐसे सुरक्षा दीवार से या किले से घेर दिया जाता था, जैसे किलेबंदी बोलते थे। और ये पूरी जो संरचना है, इसको एक रूप में क्या बोलते थे, इसको बोलते थे व्यापारिक कोठी या फोर्ट, किला या फैक्ट्री। ठीक है, तो प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री की स्थापना डेनिस के द्वारा 1619-20, कई जगह समय 19 मिलता है, कई जगह 20, व्यापारिक कोठी की स्थापना कब, और एक की जाती है ट्रंकोबार में। याद रखना है कहां की जाती है, ट्रंकोबार। त्रावणकोर नहीं, त्रावणकोर केरल का एक साम्राज्य हुआ करता था, एक रियासत हुआ करती थी त्रावणकोर, और कहां थी वो, केरल में। ये ट्रंकोबार है कहां, ये तमिलनाडु में है ये ट्रंकोबार।
ये ट्रंकोबार कहाँ है? तमिलनाडु में। 1620 में ट्रंकोबार में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं, लेकिन आगे चल करके अपना जो मजबूती है भारत में अपने साम्राज्य की वो स्थापित नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे करके अपनी जो व्यापारिक कोठियां हैं वो अंग्रेजों को बेच करके चले जाते हैं। तो 1616 में आते हैं, 1620 में व्यापारिक कोठी की स्थापना ट्रंकोबार में करते हैं पहली, और फिर ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को अपनी जो फैक्ट्रियां हैं वो बेच करके भारत से चले जाते हैं, है ना। तो इनके बारे में बस इतना ही याद रखना है। डेनिस के बाद आते हैं फ्रांसीसी। डेनिस के बाद कौन आते हैं? फ्रांसीसी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक एक करके व्यवस्थित तरीके से हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच आगमन को या फ्रांसीसी आगमन को पढ़ लेते हैं। फ्रांसीसी आगमन। अब इसमें आपको याद रखना है पहली बात, जब पुर्तगालियों ने भारत या पूर्व के देशों के साथ व्यापार किया, इसके बाद डचों ने किया, अंग्रेजों ने किया, अंग्रेज आए, डेनिस आए, तो इन सब से प्रेरित होकर जो उस 1664 में फ्रांस के एक राजा हुआ करते थे, लुई 14 या लुई 14। लुई 14वें को उनके वित्त मंत्री कॉलवर्ट ने सलाह दी कि क्यों ना हम पूर्व के देशों के साथ व्यापार करें। तो इससे प्रेरित होकर लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 में, और इसके बाद 1668 में फ्रांसीसियों का भारत में आगमन होता है। तो पहली बात याद रखना है आपको, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और अगर फ्रेंच भी आ जाए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो भी बात एक ही है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद 1668 में, और हाँ यहां याद रखना है आपको कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, तो लुई 14वें जो शासक या राजा हुआ करते थे, और इनके वित्त मंत्री कॉलवर्ट। तो लुई 14वें के वित्त मंत्री कॉलवर्ट के प्रयासों से, तो कॉलवर्ट के प्रयास से लुई 14वें के शासनकाल में स्थापना होती है किसकी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। कब? 1664 में। और 1668 में ये कंपनी भारत आती है, और एक किसके नेतृत्व में भारत आती है? तो फ्रैंकोइस कैरो या फ्रांसिस कैरो। 1668 में फ्रांसिस कैरो या फ्रैंकोइस कैरो बात देखिए, फ्रांसिस कैरो या फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में 1668 में फ्रांसीसियों का आगमन होता है भारत में, और ये अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना सूरत में करते हैं। बिल्कुल अंग्रेजों के जैसे, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ की? सूरत में की। फिर उन्होंने अपनी दक्षिण पूर्वी भारत में स्थापना कहाँ की है? दक्षिण भारत में कहाँ की? मसूलीपट्टनम में। तो ये भी अपनी जो व्यापारिक कोठी है दूसरी कहाँ के करेंगे? मसूलीपट्टनम में करेंगे। तो फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में या फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में 1668 में फ्रांसीसियों का आगमन होता है भारत में,
और भारत में आते हैं वो सूरत में, और सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं। भाई याद रहेगा कि सूरत में अंग्रेजों की भी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई थी। लेकिन यह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 4 साल पहले हो चुकी थी, 1664 में। 4 साल पहले कंपनी की स्थापना हो गई थी, और इसके बाद 4 साल बाद वो फिर आए कहां? भारत में। तो और फ्रैंकिश कैरो के द्वारा सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री या व्यापारिक कोठी की स्थापना होती है। तो कभी प्रश्न आ जाए कि भाई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब? 1664 में। किसके समय? लुई 14वें के समय। किसके प्रयासों से? कॉलवर्ट के प्रयासों से। भारत में फ्रांसीसियों का आगमन कब हुआ? 1668 में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? तो फ्रैंकोइस कैरो या फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में हुआ। या फिर कभी प्रश्न आ जाए कि भाई सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना किस फ्रांसीसी के द्वारा की गई? तो किसके द्वारा? फ्रैंकोइस कैरो के द्वारा या फ्रांसिस कैरो के द्वारा। ठीक है। इसके बाद अगली फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में करेंगे, और 1668 के बाद जो अगली घटना आपको याद रखना है, वो याद रखना है आपको फ्रैंको मार्टिन। किसकी याद रखना है? दरअसल फ्रैंको मार्टिन 1673 में फ्रैंको मार्टिन 1673 में एक गांव को प्राप्त करते हैं। अब वो गांव वर्तमान में पांडिचेरी नाम से जाना जाता है। एक गांव को प्राप्त करते हैं और उस गांव का नाम आगे चल के क्या रख दिया जाता है? फ्रांसीसियों के द्वारा पांडिचेरी। तो पांडिचेरी की स्थापना करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है किसको? फ्रैंको मार्टिन को। तो एक गांव से पांडिचेरी के रूप में नगर की स्थापना करने का श्रेय किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है फ्रैंको मार्टिन। और फ्रैंको मार्टिन ही पांडिचेरी के प्रथम गवर्नर या वहां के प्रशासक बनते हैं। तो पांडिचेरी की स्थापना फ्रैंको मार्टिन के द्वारा 1673 में की जाती है, और साथ में प्रथम गवर्नर, पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर अगर कभी प्रश्न आ जाए तो कौन? फ्रैंको मार्टिन। स्थापना करने के बाद स्वाभाविक सी बात है गवर्नर बनेगा। ठीक है। और अगर हाँ यहां याद रखना है भाई, अगर प्रश्न आ जाए कभी भी कि फ्रांसीसी कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम गवर्नर, भारत में जो प्रथम गवर्नर है, या भारत का फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रथम गवर्नर किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो वो है किसको? डुप्ले को। याद रखना, डुप्ले को। लेकिन अभी कौन सा? पांडिचेरी का गवर्नर, पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर फ्रैंको मार्टिन। लेकिन भारत में जो पांडिचेरी या भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका जो गवर्नर है वो माना जाए किसको? पहला प्रथम गवर्नर याद रखना वो कौन होगा? वो होगा डुप्ले। ठीक है। अब दरअसल क्या है, ये जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी की स्थापना के बाद मार्टिन के द्वारा यहां एक किले की स्थापना की जाती है। उस किले का नाम था फोर्ट लुई। फोर्ट लुई। तो पांडिचेरी में एक किले की स्थापना फ्रैंको मार्टिन के द्वारा की जाती है, जिसको क्या कहा गया? फोर्ट लुई। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे जॉब चार्नाक के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई, वैसे ही फ्रांसीसियों के द्वारा, फ्रैंको मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी में किसकी? फोर्ट लुई की स्थापना की गई। तो कभी भी, और फोर्ट ये कहाँ है? पांडिचेरी में। और अब कभी भी प्रश्न आ जाए कि फोर्ट लुई कहाँ है, तो कहाँ है? पांडिचेरी में। जैसे फोर्ट विलियम कहाँ था? कलकत्ता में। तो फोर्ट लुई कहाँ था?
कहाँ, पांडिचेरी में। ठीक है, इसके बाद क्या है, फ्रांसीसियों का लगातार किससे संघर्ष होगा। जो फ्रांसीसी कंपनी है, फ्रांसीसियों का लगातार किससे संघर्ष होता है, अंग्रेजों से संघर्ष होता है। और संघर्ष की वजह एक रहती है व्यापारिक एकाधिकार, और दूसरी वजह रहती है डुप्ले की एक नीति, जो भारत में भी एक गुलामी का आधार बनती है। वो नीति थी राजनीतिक हस्तक्षेप करके आर्थिक लाभ कमाने की। देखिए, आर्थिक लाभ कमाने का एक माध्यम क्या था, यहाँ भारत में व्यापार करो और यहां से चीजों को खरीद करके यूरोप में बेचा जाए, यूरोप में बेच करके मोटा लाभ कमाया जाए। लेकिन दूसरी एक और नीति जो अपनाई गई वो थी राजनीतिक हस्तक्षेप करके आर्थिक लाभ कमाने की। राजनीति में या शासकों के पर हस्तक्षेप करो, वहां पे अपना प्रभुत्व स्थापित करो और फिर आर्थिक लाभ कमाया जाए। ये बेसिकली एक फ्रांसीसियों का जो लालच था, लालच का परिणाम था, और इसे आगे चल के अंग्रेजों ने भी अपनाया और आपस में संघर्ष हुए। तो डुप्ले के द्वारा एक नीति जो राजनीतिक हस्तक्षेप करके आर्थिक लाभ कमाने की नीति है, उसकी शुरुआत की गई, जिससे आगे चल के अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के द्वारा अपनाया गया। तो इन्हीं सब को लेकर के फ्रांसीसी और अंग्रेजों का आपस में संघर्ष होता है, जिस संघर्ष को कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक युद्ध। और ये 3 युद्ध होते हैं फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन्हें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे विस्तार से। और इन दो में तीसरा युद्ध होता है जिसे वांडीवास का युद्ध कहते हैं, जो होता है 1760 में। और इस 1760 में फ्रांसीसी हार जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं और यहाँ से फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है। फिर ब्रिटिश साम्राज्य का लगातार विस्तार होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। अगली क्लास में हम जो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार है भारत में वो पढ़ेंगे क्रम से, जिसमें आंग्ल फ्रांसीसियों का संघर्ष और फिर लगातार जो चाहे मैसूर हो या कर्नाटक हो, हैदराबाद हो या अवध हो, इन सब में कैसे ब्रिटिश साम्राज्य ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना विस्तार किया, उनकी क्या साम्राज्यवादी और आर्थिक नीतियाँ रही, उन सबको कंटिन्यू करेंगे। और आपको हमारी अगली क्लास के नोटिफिकेशन या अन्य क्लासों के जो क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। साथ में हमने एक और सीरीज शुरू की थी जो थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में, जिसके हेडक्वार्टर्स हमने पिछली क्लास में देखे। अब जल्दी एक नया वीडियो आएगा जिसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को एक एक करके देखेंगे, जिसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ से करेंगे। उसके बाद G7, G20, IMF, वर्ल्ड बैंक या FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो, ब्रिक्स हो या सार्क हो या आपका बिम्स्टेक हो या आसियान हो या फिर आपका संघाई जो संगठन है, इन सभी को एक एक करके, या आपका ब्रिक्स हो, इन सबको एक एक करके हम क्रम से देखेंगे। थैंक यू सो मच।